ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनुपम प्रकाश। नमस्कार श्रोताओं। कहते हैं अगर हमारा हौसला मजबूत है तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। ये हम सभी लोगों की अनुशासन और संयम का ही परिणाम है कि धीरे धीरे देश में कोविड के मामलों में कमी आ रही है। साथ ही स्वस्थ होने की दर में भी लगातार सुधार हो रहा है और ये 92% से भी अधिक हो गई है। लेकिन अभी खतरा बरकरार है, इसलिए हमें इसे लेकर पूरी सावधानी बरतनी है और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का कड़ाई से पालन करना है। श्रोताओं, कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 और 0112397804 पर संपर्क कर सकते हैं। श्रोताओं, कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। कोरोना की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश। डॉक्टर अनुपम का मेडिकल एकेडमिक्स और पेशेंट ट्रीटमेंट में लंबा अनुभव रहा है। डॉक्टर अनुपम, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सिद्धार्थ जी, सब श्रोताओं को भी बहुत बहुत नमस्कार। सब सेफ रहें, बिल्कुल बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। और श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर अनुपम, जैसा कि कार्यक्रम का नाम है कोरोना की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, धीरे धीरे देश में कोविड के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। आप कोविड की मौजूदा स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इस समय बहुत जरूरी है कि हम लोग अपनी सावधानी बरते रहें, क्योंकि कोरोना की अभी स्थिति तो बहुत अच्छी लग रही है। काम जो मरीज हैं, रोगियों की दर जो है, इन्फेक्शन की दर जो है, पॉजिटिविटी दर जो है, ये सारी दरें जो है बहुत कम हो रही हैं और हमारे अस्पतालों में भी मरीज जो है वो काफी कम हो गए। और इस समय मेरे ख्याल से जो है, आप अगर समझें तो बहुत ही कम कोरोना के मरीज आ रहे हैं और जो संक्रमण फैल रहा है वो भी बहुत कम फैल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जरा सी भी ढील दें। हमें कोरोना से जीतना है और कोरोना को बिल्कुल अपने से दूर रखना है, अपने से भी और अपने परिवारजनों से भी। जो इस समय परिस्थिति है वो बहुत अच्छी है, मैं कहूंगा। काफी मरीज ठीक भी हो गए हैं और इस समय लोग बीमार नहीं पड़ रहे हैं। दोनों ही चीजें अपने में बहुत ही एक अच्छी चीज है, मैं कहूंगा। और डॉक्टर अनुपम, धीरे धीरे कोरोना की दूसरी लहर, जैसा कि आपने भी कहा, कि कमजोर पड़ रही है, लेकिन जिस तरह से ये वायरस म्यूटेट हो रहा है उसे लेकर लोगों के अंदर चिंता है। हालांकि तीसरी लहर में बच्चों में संक्रमण को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो आप कह रहे हैं वो बहुत सही है सिद्धार्थ जी। एक तो म्यूटेशन जो है ये तो नॉर्मल चीज है, मनुष्य में भी होती है। वायरस बहुत जल्दी रेप्लिकेट करता है तो उसमें और जल्दी होती है, तो ये तो स्वाभाविक है। तो इससे हमें बचने के लिए तो जो 3 तरीके हैं कि मास्क पहने रहें, हाथ धोते रहें निरंतर, और जो है सामाजिक दूरी बना करके रखें, 2 गज की दूरी, वो बहुत जरूरी है। जहां तक है भीड़ भाड़ वाले इलाके में हम लोग नहीं जाए। मैं हर बार इस चीज को कहता हूं, अभी भी कहूंगा। ये नहीं समझिए कि संक्रमण कम हो गया है तो उससे हमें बचना बहुत जरूरी है, तो हमें अपने प्रिकॉशन लेने हैं ये तीनों। उसके अलावा जैसा आप कह रहे हैं, अगर तीसरी जो है, भगवान ना करे ये आए, तीसरी जो वेव है, लेकिन अगर आएगी भी तो भी उससे बचाव के तो यही तरीके हैं। और बच्चों को ये समझा जा रहा है क्योंकि अभी तक वो नहीं बीमार बहुत पड़े हैं, इसलिए उनमें ज्यादा चांसेस हैं होने के। लेकिन मेरा मानना है कि हमें उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चों में अभी तक जितना भी देखा गया है, संक्रमण उतना सीरियस नहीं रहा है जितना कि बड़ों में, और इसके मुकाबले जो है मृत्यु दर तो बहुत ही कम है। और दूसरा ये है, बच्चों से मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है और सरकार ने बहुत ठोस कदम उठा रही है तीसरे वेव से बचने के लिए। और जो दिक्कतें हमें पहले वेव और दूसरे वेव में हुई हैं, उनका जहां तक है समीकरण करके उसका हल निकालने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। आज की परिस्थितियां पहले के मुकाबले बहुत अच्छी हैं और मुझे लगता नहीं कि हमें बच्चों के लिए ज्यादा दिक्कत आएगी।
जी, और डॉक्टर अनुपम, लेडी हार्डिंग अस्पताल में कोविड केयर की जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं। बच्चों में जो भी आपने ट्रीटमेंट किया है, बच्चे जो आपके पास आते हैं हॉस्पिटल में, उनको लेकर कोविड के केस में आपका क्या अनुभव रहा है? बच्चों को लेकर क्या चुनौतियां आ सकती हैं कोविड के केस में? हाँ, देखिए, बाल विशेषज्ञ नहीं हूं मैं, लेकिन हाँ, ये समय बहुत जरूरी है कि बच्चों के लिए देखें। तो देखिए, सरकार ने अभी तो जो 12वीं के इम्तिहान है वो स्थगित कर दिए हैं, लेकिन बाकी जो बच्चे दूसरे वेव में आए भी हैं हमारे पास, तो उनमें जो आगे आने वाली चुनौतियां हैं वो ये है कि अगर तीसरी वेव में बच्चे ज्यादा संक्रमित होते हैं तो एक तो हमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है बच्चों के साथ कि उनके साथ एक वयस्क का रहना जरूरी होता है, क्योंकि बच्चों को समझाना, बड़ों को तो आप फिर भी समझा लीजिए कि नहीं भाई अकेले रहना है, बच्चे जो है वयस्कों के बिना नहीं रहते हैं। तो उसके लिए मंत्रालय जो है, अभी स्वास्थ्य मंत्रालय गाइडलाइंस बना रहा है, कुछ दिशा निर्देश जारी करेगा 1-2 दिन में, तो उस हिसाब से किसी वयस्क को रहने दिया जाएगा। अभी भी जैसे लेडी हार्डिंग में हम लोग जो है अटेंडेंट को जाने देते हैं तो उनको हम गाउन, मास्क वगैरह दे देते हैं जिससे कि वो संक्रमित ना हो, तो वो सब प्रिकॉशन रखे जाएंगे। बच्चों के एक और दिक्कत ये होती है कि कई बार बच्चे बता नहीं पाते हैं कि उन्हें दिक्कत क्या है, खासतौर से जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, तो वो चीज का भी ध्यान रखना। लेकिन जो पीडियाट्रिशियन है, बाल रोग विशेषज्ञ है, वो काफी हुनर रखते हैं और वो बच्चों को समझ लेते हैं, बच्चों की बातें, और दिक्कतों का इलाज करते हैं। तो कोरोना में मुझे लगता नहीं कि इतनी ज्यादा परेशानी हमें होगी। जी, और डॉक्टर अनुपम, इस समय डीआरडीओ की जो नई एंटी कोविड दवा है 2DG, इसकी बहुत चर्चा है और इसके इस्तेमाल पर डीआरडीओ ने नई गाइडलाइन जारी की है। 2DG कोविड पेशेंट्स में कितनी प्रभावी है और नई गाइडलाइंस क्या कहती हैं? देखिए, 2 चीजें मैं इसमें बिल्कुल साफ पहले करना चाहूंगा कि जो भी दवा आती है उसको अभी हम लोग इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जिसे कहते हैं, आपात में इस्तेमाल करने के लिए उसे मंजूरी दी जाती है। तो वो दवा उस हिसाब से ही लेनी चाहिए, उससे बिल्कुल ये नहीं समझ लेना चाहिए कि ये जो है रामबाण है और ये शर्तिया असर करेगा। हालांकि अच्छी दवा है, अच्छा ड्रग है, और इससे जो है माना जाता है कि जो वायरस जब मल्टीप्लाई करता है, रेप्लिकेट करता है, तो उसमें ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है, वायरस को निष्क्रिय करने में मदद करता है। दूसरी चीज, जो दिशा निर्देश जारी किए हैं 1-2 दिन पहले अभी को इसके लिए 2DG ड्रग के लिए, तो अभी क्योंकि ये इनके ट्रायल्स बहुत सीमित हुए हैं भारत में, ये कैंसर में यूज होते थे दवाइयां उस एडजंक्ट, तो अब ये इसमें यूज की जाने के लिए इसको परमिशन दी गई है। तो इसमें जो है, जो बिल्कुल सामान्य लोग हैं, मॉडरेट टू सीवियर डिजीज के लोगों को ही देने की जरूरत है। जो माइल्ड मरीज हैं कोविड के, जिनको सिर्फ हल्का बुखार है, जिनका सैचुरेशन मेंटेन्ड है, उनको नहीं देना है। और जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, गर्भवती महिलाएं हैं या स्तनपान करा रही हैं, उनको भी नहीं देना है। जो मरीजों को दिल की बीमारी पहले से है या गुर्दे की बीमारी है या फिर जो है फेफड़े के रोगी हैं किसी भी कारण से, उन लोगों को भी ये नहीं देना है। तो जिन लोगों को और कोमॉर्बिडिटीज जो हम कहते हैं, और बीमारियां नहीं है, सिर्फ कोविड से ग्रस्त है और मॉडरेट टू सीवियर डिजीज है, इसका मतलब जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, उनको दी जानी चाहिए ये दवा। और उसमें ध्यान रखने योग्य ये बात है कि फायदा ये देखा गया है कि ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कम कर देती है और मरीज 2-2.5 दिन जल्दी पहले ठीक हो जाता है। ये इसका फायदा है। जी, और डॉक्टर अनुपम, इस समय मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल दवा जो है, इसकी भी बहुत चर्चा है। कोरोना संक्रमण के इलाज के दौरान एंटीबॉडी कॉकटेल दवा किस तरीके से काम करती है और किस तरह के मरीजों को ये दी जाती है? देखिए, अभी ऐसा मैंने कहा, उसी के कंटिन्यूएशन में मैं कहूंगा कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज तो जैसे टोसिलिजुमैब है, वो भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, वो भी यूज हो रही है। लेकिन जो ये कॉकटेल यूज होने की बात हो रही है, तो ये 2 दवाएं हैं जो एक साथ इस्तेमाल की जाती हैं। दोनों ही मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं और 2 तरह की ये हैं, मतलब 2 और 2 4 दवाएं हैं ऐसी। तो 2 एक मिश्रित करके दी जाती है, 2 एक मिश्रित करके जाती है। मिश्रित मतलब कि एक रिजीम में दी जाती है। वो जो है ये इंजेक्शन से दिए जाते हैं और ये अर्ली डिजीज के लिए हैं। जैसे कि 2DG जो है, ये भी अर्ली देना चाहिए, लेकिन जब मॉडरेट डिजीज हो तो। लेकिन ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कॉकटेल इसलिए क्योंकि 2 दवाएं एक साथ दी जा रही हैं, और ये जो है ये पहले हफ्ते में देना चाहिए, जल्दी से जल्दी। और ये माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में है और ओपीडी जो मरीज हैं उन लोगों के लिए ये है। ये इसलिए दी जा सकती है जिससे कि ये आगे चल करके इनमें सीवियरिटी जो है वो ना बढ़े। तो ये माइल्ड और मॉडरेट केसेस जो हैं, ये मॉडरेट टू सीवियर में ना जाए और इनको भर्ती की जरूरत ना पड़े या इनकी बीमारी जो है गंभीर नहीं हो या कोई जटिलताएं ना हो, कॉम्प्लिकेशंस ना हो।
तो इसलिए ये कॉकटेल ड्रग्स बहुत चल रहे हैं आजकल। अब ये भी, लेकिन ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन अर्ली ट्रायल्स के निष्कर्ष नतीजों के ऊपर ही ये उपलब्ध कराए गए हैं और अभी ये भारत में भी आ रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये भी अभी तो हालांकि कम हो गया है कोविड, लेकिन फिर भी ये सब दवाएं जो हैं आगे चल करके हम लोगों को बहुत मदद करें। जी। और डॉक्टर अनुपम, ये तो बात हुई इलाज की, और इस बीच बात करते हैं वैक्सीन की। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि लोगों को एक ही वैक्सीन की दोनों डोज लेना चाहिए। कई बार लोग तरह तरह के सवाल करते हैं। वैक्सीन की सिंगल डोज को लेकर लोगों में जो भ्रम है उसके लिए भी कहा गया है कि हमारे देश में जो मौजूदा दोनों वैक्सीन हैं इसकी दोनों डोज लेनी चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत सही बात है। ऐसा है, अभी जो भी कोविड के बारे में हमारी जानकारी है ये इवॉल्व कर रही है, ये बढ़ रही है। ज्ञान धीरे धीरे हमारा बढ़ रहा है। इसका 1.25 साल करीब हुआ है इस बीमारी से जूझते हुए, तो ज्ञान जो है हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है, तजुर्बा हमारा बढ़ रहा है। ऐसे ही जो हम लोगों ने, जब ये वैक्सीन आई थी भारतवर्ष में, जो बनाई गई थी और जो बाहर से भी आई हैं, तो उनका ये है, मानना गया है कि अभी हमारे पास आज की तारीख में जो एविडेंस है वो ये कहता है कि अभी हमारे पास मिश्रण करके दवा वैक्सीन नहीं देनी चाहिए, एक वैक्सीन का कोर्स ही दिया जाए, क्योंकि हमारा डाटा जो आज की तारीख में जो हमारा तजुर्बा है वो वही बता रहा है। हालांकि कुछ ट्रायल्स अभी चल रहे हैं बाहर जिनमें कि मिश्रण करके भी वैक्सीन दी जा रही है, कि एक वैक्सीन की एक डोज और दूसरे वैक्सीन की दूसरी डोज, लेकिन वो भारतवर्ष में अभी ट्रायल्स नहीं हुए हैं और उनके नतीजे बाहर से भी अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो आज के जितना हमारे पास एविडेंस है, जितना हमारा तजुर्बा है, वो यही कहता है कि हमें एक ही वैक्सीन की दोनों खुराक लगानी चाहिए, मिश्रण नहीं करना चाहिए। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि हमारे पास और भी तरीके आए। जो स्पुतनिक वैक्सीन अब आ गई है भारत में और मेरे ख्याल से उपलब्ध भी हो जाएगी कुछ दिनों में, तो वो भी अभी 2 डोज वाली आई है। लेकिन ऐसे ही एक स्पुतनिक लाइट करके जो रशिया से वैक्सीन है वो भी बनने का है, जो सिर्फ जिसकी एक डोज ही सक्षम होगी इम्यूनिटी जो है 70-80% देने के लिए। तो ये अभी जो विज्ञान है हमारा, जो हमारी तकनीकें हैं, ये इवॉल्व कर रही हैं और समय के साथ साथ ये बदलता रहेगा। तो इसमें ये नहीं सोचे हर वैक्सीन की अपनी खुराक होगी, उस हिसाब से हमें वो लेनी होगी। जी। और इसी को लेकर डॉक्टर अनुपम, हमारे एक श्रोता ने ईमेल किया है और जानना चाहे कि इस समय भारत में 2 वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड उपलब्ध हैं, उन्हें कौन सी वैक्सीन लगवाना चाहिए, और ये भी पूछा है साथ में कि क्या उन्हें स्पुतनिक वी का इंतजार करना चाहिए। देखिए, मेरा मानना है कि वैक्सीन जो है जब भी आपको उपलब्ध हो तो आप लगवा लीजिए, और जो भी खुराक आपको उपलब्ध हो, कोवैक्सीन की हो या कोविशील्ड की हो, तो वो आप लगवा लीजिए। दोनों वैक्सीन में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, और जिस भी मरीज को जो वैक्सीन मिल रही है वो वही वैक्सीन लगवा ले। कोवैक्सीन की जो है 2 डोज 4 हफ्ते पे लगेंगी, कोविशील्ड की अब जो है 2 डोज जो है वो 3 महीने के अंतराल पे लगेंगी। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन जो भी आपके आसपास आपके इलाके में मिल रही है उसको जरूर लगवा लें। अगर आपको स्पुतनिक मिल रही है तो स्पुतनिक लगवा लें, कोई ऐसी बात नहीं है। मार्केट में उपलब्ध हो जानी चाहिए, आने वाली थी, इसी महीने शुरू हो जाना चाहिए थी उसकी बिक्री। जी। तो ये तो बात थी वैक्सीन की। और डॉक्टर अनुपम, पोस्ट कोविड की बात करते हैं, बहुत से जैसे कि मामले कम हो रहे हैं, लेकिन वो लोग जिन्हें कोविड हुआ था अब वो घर पर हैं, और दोबारा से कई बार कुछ मरीजों में हल्का बुखार आने की समस्या रहती है, कुछ लोगों में खांसी आना या सांस फूलने की लंबे समय तक समस्या बनी है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल सही है। पहले जितना हमारा पहली पीक जब थी, पहला वेव जब था, तब हमारा जो कोविड से जितने ग्रस्त मरीज थे, इस बार उससे कई गुना ज्यादा हैं, 4 से 5 गुने तो केस ज्यादा हैं ही। तो ये पोस्ट कोविड जो सिंड्रोम है बच्चों में हम देख रहे हैं, वो भी हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ही जो कोविड के बाद 2, 3, 4 हफ्ते बाद भी जो सिम्टम्स रह जाते हैं उनको हम लोग पोस्ट कोविड कहते हैं। इसका भी अभी डेफिनेशन नहीं हुई है, कई लोग 12 हफ्ते बाद भी कह लेना शुरू कर रहे हैं ऐसे। तो जो चीज दिक्कतें आपको ठीक होने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद भी लिंगर ऑन करती रहती हैं, चलती रहती हैं, शेष रह जाती हैं, वो ही जो है वो पोस्ट कोविड के नाम से जानी जाती है। इनमें चाहे सांस फूलना है, चाहे बुखार है, चाहे बदन दर्द है, ये सारी दिक्कतें रह सकती हैं। कई दिक्कतें इनमें से जो है आपको परेशान करती हैं। तो इसका जो है कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, ये अपने टाइम से चली जानी चाहिए। अगर आप ऑक्सीजन डिपेंडेंट नहीं है तो कोई बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। ये सब दिक्कतें अपने समय से चली जाएंगी, हफ्ते 2 हफ्ते में भी जा सकती हैं, और कभी कभार इनमें महीना 2 महीना भी लग जाता है।
तो ये अपने समय से जाएंगी, तो इसके लिए इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है पोस्ट कोविड के लिए। लेकिन हाँ, आराम बहुत जरूरी है इसके लिए करना, और खुराक पूरी समय से लें। और डॉक्टर अनुपम, हमारी एक श्रोता ने ये पूछा है कि उन्हें कोविड हो गया था, कोविड होने के बाद जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल उनका कम हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल भी जाना पड़ा, और इसके बाद इन्होंने स्टेरॉइड दी 10 से 12 दिन तक। इसके बाद इनका शुगर वो बढ़ा हुआ आ रहा है, हालांकि ये डायबिटिक नहीं है। तो क्या ये स्टेरॉइड देने की वजह से है और अपने आप ठीक हो जाएगा, या ये मान के चलें कि अब बॉडी में कुछ ऐसी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो गए हैं जिसकी वजह से ये इनका जो शुगर हार्म है वो एक डिजीज बन गया है? बहुत सही सवाल है। इसमें इन्हें घबराने की ऐसी बात नहीं है। अगर शुगर इनका बढ़ा हुआ आ रहा है तो थोड़ा दवा में तब्दीली करनी पड़ेगी। वो अपने डॉक्टर साहब से मशवरा करके दवा की थोड़ी सी खुराक बढ़वा लें। लेकिन ये है, जो स्टीरॉइड से शुगर बढ़ जाती है बहुत लाजमी है और ये देखा जाता है। लेकिन स्टीरॉइड्स को ऐड करके जब हम बंद कर देते हैं तो उसका असर भी थोड़ा टाइम लगता है। हो सकता है हफ्ता 2 हफ्ता लगे उन्हें स्टीरॉइड्स का पूरा असर खत्म होने में। तो उसके बाद हो सकता है खुराक जो है इनकी कम भी हो जाए। तो उसको थोड़ा इन्हें ग्लूकोमीटर अगर है तो उससे चार्ट करते रहें और उस हिसाब से इसका अपना शुगर का जो है वो टाइट्रेट कर लें, दवा जो ले रहे हैं वो। जी, अगर कोई शुगर का मरीज पहले से शुगर नहीं है, अगर डॉक्टर अनुपम किसी को, उसके बाद अगर उसका स्टेरॉइड, अगर हम ये कह सकते हैं कि स्टेरॉइड प्रोन शुगर है, और तो ये अगर कितने दिन में नहीं ठीक होता तो हमें समझना चाहिए कि ये स्टेरॉइड की वजह से नहीं, अब हमें ये बीमारी हो गई है। देखिए, स्टीरॉइड्स की वजह से शुगर बढ़ जाती है, बहुत लाजिमी है। लेकिन स्टीरॉइड जैसा मैंने कहा बंद करने से वो कम हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको टेंडेंसी होती है कि शुगर होने ही वाली होती है। तो ऐसे लोगों में स्टीरॉइड्स देने से, जिसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट कर जाती है। तो अगर मान लीजिए आपने ये जो है, ये इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आज हम बंद करेंगे तो हफ्ते 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगी। ये डिपेंड करता है कितने लंबे अरसे तक आपको स्टीरॉइड्स दी गई है और आपका अपना जेनेटिक मेकअप क्या है। तो किसी को हो सकता है आज आप आज बंद करिए तो 2 दिन में ठीक हो जाए। तो लेकिन ये है कि अगर 4 से 6 हफ्ते बाद भी शुगर चल रही है आपको, तो ये मान करके चलिए कि आपको चांसेस है कि डायबिटीज आपको रहे। तो इसके लिए फिर एक बार फास्टिंग और जो 2 घंटे बाद शुगर होती है वो कराएं 75 ग्राम ग्लूकोज के बाद, और एक A1C जो HbA1c की जांच है वो जरूर कराएं फिर। जी, और इस बीच बहुत सारे श्रोता हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं और पूरे देश से हमारे पास कॉल्स आ रही हैं। सबसे पहले रुख करते हैं NCR में गाजियाबाद का, जहां से यामीन भाई रेडियो वाला हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। और डॉक्टर अनुपम ये इतना रेडियो सुनते हैं कि इन्होंने अपना नाम भी यामीन भाई रेडियो वाला रख लिया है। यामीन भाई नमस्कार। सर नमस्कार जी, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। नमस्ते जी। सर नाम बताने की तो जरूरत ही नहीं है मुझे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ऊपर वाला फिर ना करे कि ये बीमारी तीसरी लहर भी बन के आए बच्चों के लिए जी। लेकिन जैसा कि बच्चों के लिए आ जाती है, फिर भी जैसे कि चर्चा चल रही है कि बच्चों को तो नमूनिया बहुत ज्यादा होता है, तो क्या इसमें मृत्यु दर बुजुर्गों से युवाओं से ज्यादा हो जाएगी क्या? जी डॉक्टर अनुपम, बच्चों के लेकर सबकी चिंताएं हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, मैं एक बिल्कुल सही चीज बताऊं, अगर बच्चों में ये आएगा इन्फेक्शन तो ये नहीं समझिए कि वयस्कों में नहीं आएगा, बड़ों में भी आएगा और बच्चों में भी आएगा। बच्चे अभी तक जितने नहीं थे उससे ज्यादा अफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए सब चिंता कर रहे हैं। लेकिन जो मृत्यु दर बड़ों में है, बच्चों में उससे कहीं कम मृत्यु दर है। तो आप ये मान करके चलिए कि नंबर्स अगर ज्यादा होंगे तो थोड़े बच्चे ज्यादा अफेक्ट होंगे। लेकिन बच्चों में दिक्कत जो है कोविड से उस समय जरूरत नहीं होती है इतनी। कोविड के बाद के कई जो लक्षण होते हैं वो उसमें बच्चों में होते हैं, जिनको कि हम लोग मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहते हैं। तो वो जो है वो सिम्टम्स कोविड ठीक होने के बाद जो होते हैं, लेकिन इतना ज्यादा मृत्यु दर नहीं होती है। और बच्चों में अगर आप कहते हैं 90% लोगों में नहीं होता है, तो बच्चों में 95 से 99% बच्चों में कोई दिक्कत होने की संभावना नहीं है। सिर्फ 1% बच्चे ही हैं जो आएंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे इस बार पूरे अस्पताल में मेरे ख्याल से 70 से ज्यादा बच्चे नहीं आए होंगे इस पूरी पीक में, जबकि हमारा तो एक बहुत ही बड़ा अस्पताल है बच्चों का भी है, लेकिन फिर भी नहीं आए। तो इसलिए इससे घबराने की बात नहीं है, बच्चों को लेकर घबराना जेन्युइन है, लेकिन मैं कहूंगा इतना चिंता ना करें। जी बिल्कुल। और अब रुख करते हैं पंजाब में मोहाली का, जहां से राम प्रसाद साहनी जी हमारे साथ अपने सवाल के साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। आइए जानते हैं उनका क्या सवाल है। राम प्रसाद जी नमस्कार। नमस्कार सिद्धार्थ जी। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? सर 22 तारीख को हमने एक टीका लगवाया था कोवैक्सीन का। जी, इसी 22 तारीख को? तो हाँ, इसी 22 को सर, पिछले महीने। जी।
तो सर मतलब एक्चुअली अब कितने दिन के बाद ये टीका हम लगाए, कोई वैक्सीन का ही दोबारा टीका दूसरा लगेगा? जी बिल्कुल डॉक्टर अनुपम, पहला टीका 22 मई को कोवैक्सीन का लगवाया है। अगली डोज इन्हें कब लेनी होगी? 28 दिन बाद आप ड्यू हो जाएंगे, तो 20 से 22 तारीख के बीच में आप लगवा सकते हैं टीका, 20 से 22 जून के आसपास। जी, और डॉक्टर अनुपम, अगर किसी कारणवश कोई व्यक्ति अगर इससे समय पर नहीं ले पाया है अपना टीका, क्योंकि बीच में कई बार लोग व्यस्त हो जाते हैं, तो अगर थोड़े दिन बीत जाते हैं तो क्या उसमें भी कोई दिक्कत है? कोशिश ये करें कि जल्द से जल्द लगवाएं तारीख से, लेकिन हाँ 3, 4, 5 दिन, हफ्ता 10 दिन इधर उधर होने में कोई ऐसी बात नहीं है। हफ्ता 10 दिन लेट भी लगवा सकते हैं अगर मजबूरी है। मान लीजिए लॉकडाउन है, वैक्सीन नहीं अवेलेबल है, तो 5-6 दिन रुक करके भी लगवा सकते हैं, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। जी, और इस बीच बड़ौद से महेश शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी, बेहतरीन प्रोग्राम पेश करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रोग्राम हमेशा लाजवाब रहता है और हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। जी महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए क्या जानना चाहते हैं, और आप जैसा कि हमेशा प्रॉमिस करते हैं कि आप इस कार्यक्रम से जो भी जानकारी आपको मिलती है वो आप अपने लोगों तक पहुंचाते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल है जी, हम दोनों डोज लेने के बाद क्या क्या सावधानियां रखें जब हमेशा कोरोना से बचे रहे? जी डॉक्टर अनुपम जी, सभी से मुझे रिक्वेस्ट है कि हर आदमी अपने दोनों डोज लगवाए और जो है हमेशा सुरक्षित रहे। जी डॉक्टर अनुपम, महेश जी ने संदेश भी दिया है कि दोनों डोज हमें लगवाना है, और दोनों डोज लगवा चुके हैं, क्या कुछ और प्रिकॉशन लेनी है इन्हें? हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि दोनों डोज लगवा लिए तो आपने पहली अपनी एक जिम्मेदारी पूरी की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप जो है सामाजिक दूरी नहीं रखें, मास्क नहीं पहने जब घर से निकलें, और जो है अपने हाथ निरंतर धोते रहे। तो मास्क पहनना, हाथ धोना और सामाजिक दूरी रखना ये अभी भी आपकी जिम्मेदारी है। आपने जैसा सबके लिए संदेश दिया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सबको मैं भी यही कहूंगा कि ये तीनों चीजें तो करनी ही है हमें, और जब लॉकडाउन खुल जाए तो भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाएं, और जो लोग नहीं पहन रहे हैं उनको समझाने की कोशिश करें कि थोड़ा ध्यान रखें, जिससे कि दोबारा से ये चीज हम लोग ना फेस करें। जी, और इस बीच दिल्ली से रमेश कुमार जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। रमेश जी नमस्कार। हेलो, नमस्कार जी रमेश जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैंने 9 अप्रैल को कोवैक्सीन लगवाई थी, तो जी, उसके बाद 29 को हमें प्रॉब्लम हो गई थी, तो फिर हमने मेडिसिन वगैरह ली और फिर रिकवर हो गए थे हम 15 मई को। जी, कौन सी प्रॉब्लम हो गई थी? हमारी सेकंड डोज ड्यू थी, लेकिन अभी वो लगवा सकते हैं या नहीं? आपको दूसरी प्रॉब्लम, आपको कौन सी प्रॉब्लम हो गई थी? कोविड हो गया था? कोविड की ऐसे टेस्ट नहीं करवाया था डॉक्टर, लेकिन मेडिसिन ली थी। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो अब आप अपनी अगली डोज कब वैक्सीन को अप्रूवल भी मिलेगी डॉक्टर साहब कि नहीं? जी डॉक्टर अनुपम, 9 अप्रैल को थैंक यू डॉक्टर साहब, इन्होंने पहली डोज ली है, लेकिन श्योर नहीं है कि इन्हें कोविड था कि नहीं। देखिए, अगर आपको दिक्कत श्योर नहीं है, इसका मतलब हल्की बीमारी रही थी इन्हें, तो अगर कोविड थी या कोई और भी वायरल इलनेस थी तो इन्हें समय पे अपनी कोवैक्सीन की डोज लगवा लेनी चाहिए। अगर कोविड हुआ होता है इन्हें तो फिर अब ये गाइडलाइंस आ गई हैं कि दिशा निर्देश ये कहते हैं कि अब 3 महीने बाद लगवाना है। लेकिन जब इन्हें नहीं पता है तो फिर इन्हें वैक्सीन अब लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो गया है। दूसरी चीज, कोवैक्सीन तो भारत में ऑलरेडी अप्रूव्ड है, तो उसके लिए चिंता नहीं करें। विश्व में तो जब यहाँ से डाटा जाएगा तो उसका आंकलन किया जाएगा, तब WHO इसको अप्रूवल देगा। उससे हमें कोई सरोकार नहीं है, हमें अपने को बचाना है, और वो वैक्सीन ये काम कर रही है, इसलिए हमें इसको अपना लगवा करके, अप्रूव्ड वैक्सीन है तो DCGI ने अप्रूवल दिया हुआ है कोवैक्सीन को, इसलिए ऐसी कोई घबराने की बात नहीं। जी, और इस बीच हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं, जहां से करतार सिंह जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। आइए जानते हैं करतार जी का क्या सवाल है। हेलो सर जी नमस्कार। जी नमस्कार करतार जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? सर जी मेरा एक सवाल है सर, जैसे बच्चे की माँ को वैक्सीन लगा दी है ना सर जी, तो उसके बाद उसको हल्का हल्का बुखार है, तो जो बच्चे को उसका दूध पिलाना चाहिए नहीं पिलाना चाहिए सर? जी, तो दूसरा सवाल है सर मेरा, जैसे अपने घर में 7-8 मेंबर होते हैं, तो उसमें मास्क लगाना जरूरी है सर, नहीं लगाना जरूरी है सर?
जी, पहला सवाल लेते हैं डॉक्टर अनुपम की जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उन्हें अगर फीवर आता है वैक्सीन देने के बाद तो क्या उन्हें बच्चे को दूध पिलाना चाहिए या नहीं? वैक्सीन लगवाने के बाद अगर बुखार आता है तो स्तनपान बिल्कुल ना रोकें। ये बहुत जरूरी होता है बच्चे के लिए, और बच्चे का पोषण जो है उसी के ऊपर निर्भर करता है। तो ये जरूर है कि उसको बच्चे को आप दूध पिलाते रहें। अगर आपका बुखार 2-3 दिन से ज्यादा रहता है तो फिर आप जांच कराएं, और अगर आपको लग रहा है कोरोना हो गया है तो फिर आप मास्क पहन करके बच्चे को स्तनपान कराएं। तो ये बहुत जरूरी है कि स्तनपान बिल्कुल भी ना रोकें, ये बिल्कुल नहीं करना है। जी, और दूसरा सवाल इनका मास्क के ऊपर था कि क्या हमें घर में भी मास्क लगाना चाहिए? देखिए, घर में मास्क लगाना बहुत कठिन काम है। अगर आप कोविड से कोई भी संक्रमित मरीज है तो लगाना है मास्क, लेकिन घर में कोशिश करिए कि थोड़ा दूरी रहिए। आप तो जैसा कह रहे हैं आपका घर मुझे बहुत बड़ा लग रहा है, जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सामाजिक दूरी बना करके रहें घर में, तो वो बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। और इस समय बहुत सारे लोग इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जिन्हें कोविड हुआ था वो अब ठीक हैं लेकिन घर पे हैं। डॉक्टर अनुपम, उन्हें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? देखिए, खुराक तो जो बैलेंस डाइट पढ़ाई जाती है 5वीं, 6ठी, 7वीं क्लास में, वो ही सबको लेना बहुत जरूरी है, जिसमें कि आपका दाल, रोटी, एक सब्जी हो और पेट भर के खाना खाइए, और उसके साथ कुछ फल, दिन में जरूर एक फल जरूर का सेवन करना चाहिए। और जैसे खीरा, ककड़ी, ये सब चीजें हैं, ये सलाद भी साथ में जरूर खाइए। तो ये बहुत जरूरी है। अगर खाना आपका समय पे रहेगा और पौष्टिक रहेगा तो आप जरूर इसमें फायदा रहेगा। अगर आप कुछ प्रोटीन डाइट ज्यादा लेंगे तो भी बेहतर है। जो लोग अंडा ले सकते हैं वो अंडा लें, जो पनीर लेते हैं वो पनीर लें। तो इन सब चीजों से आपका पोषण अच्छा रहता है, लड़ने की क्षमता शरीर की ज्यादा रहती है। और पानी भी 2 से 2.5 लीटर तो जरूर लें, आजकल गर्मी है। और अपनी नींद पूरी करें, 6 से 8 घंटे की नींद 24 घंटे में जरूरी होती है। ये भी एक बहुत जरूरी है आपको बीमारियों से बचने के लिए, कोविड से भी बचने के लिए। जी, और चलते चलते हमारे आज के जो लास्ट कॉलर हैं पंजाब में मुक्तसर से कर्नैल सिंह जी। हेलो। हाँ जी। जी कर्नैल जी, नमस्कार। नमस्कार, समय कम है, जल्दी से अपना सवाल पूछिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा ये सवाल है जी, पहला टीका लगवाया तो दूसरा टीका लगवाना जरूरी है? जी डॉक्टर अनुपम, दूसरा टीका इन्होंने पूछा है क्या लगवाना जरूरी है। हालांकि कार्यक्रम में आपने इस बारे में बहुत कुछ बताया, संक्षेप में बहुत बताइए। दूसरा टीका लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि खुराक का ही हिस्सा है ये। 2 खुराकें मिलाकर के एक पूरी डोज बनेगी आपकी, तो आधी लगी है, दूसरा जरूर लगवाएं। जी, और डॉक्टर अनुपम, चलते चलते आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप कोविड की रोकथाम में, उसके प्रति जागरूकता फैलाने में लोगों के अंदर आप आकाशवाणी समाचार की भूमिका को कैसे देखते हैं? देखिए, आपका ये कार्यक्रम मैं पहले भी कह चुका हूँ, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। बहुत लोगों से इसमें हम लोगों का इंटरेक्शन भी हो जाता है, ज्ञानवर्धन बातें भी हो जाती हैं। और दूसरी चीज है, मीडिया का कोविड से लड़ने में, जागरूकता फैलाने में बहुत ही एक अहम भूमिका है। और मैं कहूंगा जो लोगों के दिमाग में मिथ्या बातें आती हैं उनको दूर करने का मौका मिलता है इससे, जो आप रोज ये वार्तालाप करवा देते हैं अलग अलग विशेषज्ञों से। और इससे लोगों को बहुत ही कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि मेरे पास जो फीडबैक आता है वो भी बहुत अच्छा आता है इसका। जी इसलिए मैं आप लोगों को मना नहीं करता हूँ कभी भी आने के लिए यहाँ पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर अनुपम, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हेलो जी डॉक्टर साहब, धन्यवाद। हाँ, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सब श्रोताओं को भी और आप लोगों को भी। श्रोताओं, कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 और 011-2397-8046 पर संपर्क कर सकते हैं। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनुपम प्रकाश। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।